दर्शन पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमिक्स के लेसन 4 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज इस सफर पे और जल्द से जल्द इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर करके इन प्रश्नों पर अपना पकड़ बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो सहकारिता को आंदोलन के तौर पर इसको आरंभ कब किया गया? अब सहकारिता एक वर्ड है, अगर आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा हो तो ठीक, ये तो फिर से मैं समझा देता। सहकारिता का मतलब होता है मिलकर कार्य करना, मिलकर सामूहिक रूप से किसी कार्य को करना। तो ऐसे जब कार्य जब करते हैं और तो इस तरह का जो सामूहिक जो क्रियाकलाप करते हैं, किसी तरह का उत्पादन हो, किसी वस्तु को बनाना हो, तो उसे सहकारिता करते हैं। ये छोटे से लेकर मझोले स्तर, बड़े स्तर का भी हो सकता है। तो इसको आंदोलन के तौर पर, मतलब ये एक आंदोलन कब बन गया भारतवर्ष में, ये आंदोलन कब बन गया? तो ये 1904, 5, 7 और 20 का डेट हमारे सामने मिला हुआ है। तो इसका जो डेट है वो है 1904 का समय, जब भारतवर्ष में सहकारिता जो है एक आंदोलन के तौर पर उभर के आई। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर यानी सीधे तौर पर लिया जाने वाला कर, जो आपसे डायरेक्ट लिया जाए। उसके अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? इनकम टैक्स, उत्पादन कर, बिक्री कर, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रीवियस के सेट्स में भी एक बार आ चुका है, तो आपको याद है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर आयकर ही इसका आंसर है। प्रत्यक्ष कर यानी सीधे तौर पे लिया गया। इनकम पर जो टैक्स लिया गया उसे इनकम टैक्स बोलते हैं, और ये डायरेक्ट टैक्स है। बाकी सब उत्पादन पर और बिक्री पर, ये दुकानदारों के माध्यम से, तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। शेयर बाजार का नियामक संस्था एक तरह से हो गया कि नियामक यानी ऑपरेट करने वाला या संचालित करने वाला संस्था कौन है? शेयर बाजार को ऑपरेट कौन करता है? क्या SI TBI के द्वारा होता है, RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, या स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सेबी के द्वारा ही शेयर बाजार का नियामक किया जाता है, यानी एक नियामक संस्था है। अगला प्रश्न कि नोबेल पुरस्कार, आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़े पुरस्कार के अंतर्गत इसका नाम दर्ज है। नाम है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, यानी बांग्लादेश के कौन से इकोनॉमिक्स हैं यानी अर्थशास्त्री हैं, इनमें से उनका नाम बताइए। जैसे भारत के हैं नोबेल इकोनॉमिक्स व्यक्ति जो है, उनका नाम है अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता वो ही है। ठीक है, भारत के कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता है। भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है, अलग अलग वर्षों में। ठीक उसी प्रकार इनमें से बांग्लादेश से आपसे पूछा जा रहा है ये कौन है? तो प्रोफेसर इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद शफीक यूनुस। तो ये 4 नाम आपके सामने उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से राइट आंसर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब हो गया कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यानी सरकारी मान्यता प्राप्त। जैसे सरकारी तो मान्यता प्राइवेटों को भी प्राप्त होता है, मगर सरकार के अधीनस्थ, सरकार के अधीन कौन से हैं?
तो क्या वो राष्ट्रीय बैंक के अंतर्गत कितने बैंक है? तो आरंभिक समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसीलिए यहाँ वो भी हुआ था 1969 में, तो इसीलिए यहाँ 14 बैंक की चर्चा यहाँ की गई है। ठीक है, अभी वर्तमान में तो 12 ही बैंक है जो राष्ट्रीयकृत श्रेणी में है, बाकी क्योंकि मर्ज हो जाने के कारण, जुड़ जाने के कारण संख्या घट गई है। छठा प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? यानी एक संस्था के तौर पे नहीं, गैर संस्थागत। गैर संस्थागत यानी कोई संस्था नहीं है। जैसे ज्यादातर क्या है कि कुछ संस्थाएं होती है जो कर्ज देती हैं। वित्त प्रदान करने का मतलब होता है पैसा देना कर्ज के तौर पर। तो संस्थागत तौर पे इनमें से 4 ऐसे हैं जो, 4 में से 3 ऐसे हैं जो संस्था है, एक जो है संस्था नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसी की बात पूछी जा रही है कि कौन है जो संस्था नहीं है। तो देसी बैंकर तो एक संस्था हो गई। महाजन क्या संस्था है? जी नहीं, महाजन है जो इंडिविजुअल एक व्यक्ति है जो क्या करता है, वित्त प्रदान करता है। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो चीज है, व्यापारी, सहकारी बैंक, तो ये सब उस श्रेणी में आते हैं, यानी संस्थागत। क्योंकि व्यापारियों का भी एक अपना संघ समूह होता है जो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं या कर्ज देते हैं, मगर महाजन एक व्यक्ति विशेष है जो क्या करता है, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि वो कर्ज देता है। तो उसी की चर्चा थी। लोकप्रिय साधन, लोकप्रिय मतलब ज्यादा लोगों तक आसान तौर से उसी से मतलब लोग कर्ज लेते हैं। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? वित्तीय संस्था मतलब ठीक उसी प्रकार से है। वित्तीय संस्था मतलब हो गया संस्थागत। उस समय पूछा गया था गैर संस्थागत, इस समय पूछा गया है कि संस्था कौन सा है। क्या व्यापारिक बैंक एक संस्थागत है? आप बता सकते हैं। जी हाँ, व्यापारिक बैंक जो है वो संस्थागत वित्त यानी संस्था एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड संस्था है जो कर्ज मुहैया कराती है। बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड है, वे केवल इंडिविजुअल हमारा इनसे रिलेशन है या पहचान है, इस आधार पर हम लोग इनसे कर्ज लेते हैं। तो संस्था के तौर पे व्यापारिक बैंक और गैर संस्थागत तौर पे तो अब देखेंगे कि महाजन है। उसके अलावा भी यहाँ इनमें ये जो 3 है ये गैर संस्थागत है। अगर ऑप्शन में होता तो ये सब भी आंसर हो सकता था इस वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हमारे देश में मैंने कहा था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब ये पूछा जा रहा है कि कब हुआ था, तो मैंने डेट बताया था, याद है तो ठीक, नहीं तो फिर से उसको एक बार देख लेते हैं। 1966, 1969, 1980 और 1975। तो इसका राइट आंसर है 1969। ठीक है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? यानी हम जो नोट का उपयोग करते हैं वो जारी कौन करता है? क्या वित्त विभाग करता है, वाणिज्यिक बैंक करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये रिजर्व बैंक ही है जो करेंसी नोट को जारी करती है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? यानी किस प्रकार का लेन देन मतलब किस प्रकार के कर्ज भारतीय बाजार में हमें उपलब्ध हो सकते हैं? क्या अल्पकाल? भारतीय मुद्रा बाजार, ठीक है, भारतीय मुद्रा बाजार में हमें कोई अगर कर्ज देता है तो वो किस तरह कर्ज देता है? क्या वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है यानी छोटे समय यानी अल्पकाल, और दीर्घकाल यानी लंबे समय के लिए? क्या ये दोनों समय के लिए हमें भारतीय मुद्रा बाजार में कर्ज मिल सकते हैं? तो भारतीय मुद्रा बाजार में या इनमें से कोई भी नहीं, तो भारतीय मुद्रा बाजार में हमें एक ही तरह का कर्ज मिलता है, वो है अल्पकाल। कौन सा काल? अल्पकाल। जी हाँ। अगला प्रश्न, इन निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत मतलब ये वर्ड है अधिकृत मतलब मान्यता प्राप्त है। किस चीज के लिए? मुद्रा जारी करने के लिए। मुद्रा यानी नोट जारी करने के लिए। जब भी नोट का बात आ जाए और जारी करने का बात आ जाए तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टिक कर सकते हैं जी, क्योंकि वही एक संस्था है। उसके अलावा है कि दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लोन है। दीर्घकालीन ऋण का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म लोन। कौन प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी लंबे समय के लिए हमें कर्ज अगर लेना हो तो हमें किस संस्था के पास जाना होगा? कृषक महाजन के पास चले जाएं, भूमि विकास बैंक के पास चले जाएं,
प्राथमिक कृषि साख समिति के पास चले जाएं, या इनमें से सभी के पास हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये सब छोटे स्तर के मतलब फाइनेंशियली नीड को पूरा करते हैं, छोटे समय के लिए कर्ज देते हैं। दीर्घकालीन अगर ऋण लेना होगा, कर्ज लेना होगा, तो हमें भूमि विकास बैंक के पास ही जाना होगा। भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक? केंद्रीय बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप यहाँ पे 2017, 18, 20, 21 तक में पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक, जब भी बड़े स्तर का बैंक की चर्चा होगी तो केंद्रीय बैंक बड़े स्तर की संस्था है जो बैंकों का बैंक है, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। कहा जा रहा है कि भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो गलती से भी यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा। देखिए, नोट जारी करने की बात जब आई तो रिजर्व बैंक इज द राइट आंसर, मगर जैसे ही बात वहां नोट में अगर क्लियर किया गया कि 1 रुपया, 1 रुपया, तो 1 रुपया एकमात्र ऐसा नोट है जिसको रिजर्व बैंक नहीं जारी करती है, स्टेट बैंक भी नहीं जारी करती है, सेंट्रल बैंक भी जारी नहीं करती है, उसे वित्त विभाग जारी करता है। ठीक है, वित्त विभाग द्वारा 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो उसके रिलेटेड क्या जो लाइनें हैं जरा उसे पढ़ लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है तो किस पर्पज से? पंचायतों को वित्तीय स्थिति को, यानी पंचायतों की जो पैसे से संबंधित जो स्थिति है उसके पूर्णावलोकन के लिए, यानी उस पर नजर रखने के लिए कि पंचायतों की क्या स्थिति है, उसके लिए क्या राज्य वित्त आयोग बनाया गया? क्या राज्य वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों को पूर्णावलोकन के लिए बनाया गया, यानी एक तरह से कहिए कि केंद्र और राज्य के जो वित्तीय रिलेशन है उसको और बेस्ट करने के लिए बनाया गया है। क्या बैंकों की वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन, यानी बैंकों की स्थिति को पर नजर रखने के लिए बनाया गया, यानी उसको फिर से निगरानी रखने के लिए बनाया गया? तो यहाँ पर या इनमें से सभी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन के लिए कि किन पंचायतों की स्थिति कैसी है उस पर नजर रख करके उसकी स्थिति को बूस्ट करने के लिए, उसकी स्थिति को सही करने के लिए, सुधारने के लिए बनाया गया है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? कहने का मतलब है पुनर्वित्त मतलब क्या हो गया? तो पुनर्वित्त मतलब हो गया कि फाइनेंशियली उसको, यानी पैसे से उसको थोड़ा सा हेल्प करना या इस तरह का। तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली, पुनर्वित्त मतलब आप कह सकते हैं कि फिर से उसको मतलब सहयोग करने वाली, फाइनेंशियली पैसे उपलब्ध कराने वाली, सपोर्ट करने वाली, किसको? कृषि और ग्रामीण विकास को। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृषि और ग्रामीण विकास के स्तर पर के लिए, विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली, हेल्प करने वाली कहा जा रहा है कि शीर्ष संस्था कौन है, यानी बड़ी संस्था कौन है? क्या भूमि विकास बैंक है, नाबार्ड है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, या व्यावसायिक बैंक है? तो यहाँ आपके पास सभी ऑप्शन है। तो बड़े स्तर का जब बैंक किया जाएगा, शीर्ष संस्था जब कहा जाएगा तो आप नाबार्ड मारेंगे। बड़े स्तर का जब संस्था की बात आ जाएगी कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त यानी सहयोग करने वाली शीर्ष यानी बड़ी संस्था, शीर्ष यानी बड़ी संस्था कौन है? तो नाबार्ड है। नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है, जो कृषि और ग्रामीण स्तर के लोगों को, यानी फिर कृषि और ग्रामीण स्तर के लोगों के विकास के लिए कार्यक्रम या योजना बनाकर उनका हेल्प करती है। यानी सीधे कहिए कि हेल्प करने का आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से। सहकारिता साख समिति, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति कानून के तौर पे कब पारित हुआ? कानून के तौर पे क्या 1902, 4, 10 या 19? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है 1904 है। जी हाँ, 1904 में सहकारिता साख समिति कानून के तौर पर पारित हुई। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के, यानी ग्रामीणों में के लिए जो उपयोगी बैंक है ग्रामीण बैंक,
उसके संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन, विमल जलान या सी रंगराजन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ग्रामीण स्तर की बात है तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का ये आइडिया था कि भाई ग्रामीण बैंक स्थापित होने चाहिए। अगले प्रश्न की ओर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम आरबीआई कहते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई? क्या 1930 में, 35 में, 42 में या 45 में? तो इसकी स्थापना वर्ष 1935। अगला प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? यानी भारत की वित्तीय राजधानी कहने का मतलब है ना कि भारत को फाइनेंशियली सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कलेक्ट होता है, यानी वित्तीय राजधानी मतलब पैसे की उपलब्धता, पैसा उपलब्ध कराने वाला कौन सा शहर है, कौन सा शहर है जो भारत को सबसे ज्यादा टैक्स पेयर या टैक्स देता है? क्या मुंबई है, दिल्ली है, पटना है या बंगलौर है? इसका आंसर है मुंबई। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? कहाँ? तो यहाँ लगा हुआ आगे बिहार में। कहाँ लगा हुआ है? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो आंसर इसका है 74, 75, 76 या 77। तो कौन सा है? 1977। 1977 इज द राइट आंसर। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1977 में, सॉरी 1976 में स्थापित हुआ था। 1976 में स्थापित हो चुका था, यानी सॉरी हो गया था। केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करते हैं? यानी केंद्रीय स्तर मतलब ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर, यानी वो किस लेवल पे काम करते हैं? तो ये करते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक है तो ये कार्य करता है जिला स्तर पे। किस स्तर पे? जिला स्तर पे। प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? यानी एक समिति है जिसका उद्देश्य है क्या करना? तो साख उपलब्ध कराना, यानी कुछ ऋण देना, ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करती है, कृषकों को किस प्रकार का ऋण देती है? साख के आधार पर। प्राथमिक कृषि साख समिति, समिति का नाम में ही साख आया हुआ, तो साख के आधार पर आपको क्या देगी? ऋण। तो किस तरह का ऋण देगी? अल्पकालीन देगी, मध्यकालीन देगी, दीर्घकालीन देगी या इनमें से सभी तरह का देगी? तो किस तरह का देगी? तो ये देगी अल्पकालीन, अल्पकालीन। अगला प्रश्न, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना? यानी सहकारिता जो है वो प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य, यानी सहकारिता को कब सरकार ने अपना एक तरह से कहिए अपने अंडर में ले लिया कि हम सहकारिता को प्रमोट करेंगे। सहकारिता वाले मिलकर कार्य करने वाले जितने भी संस्थाएं या व्यक्ति हैं या इस तरह के जो भी मतलब लोग अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उनको कब सरकार ने अपने अंडर में लेकर उनका हेल्प करना आरंभ कर दिया, तो उसी को हस्तांतरण योग्य कहा जाता है। हस्तांतरण योग्य कब इसको बना दिया? तो क्या ये 1929 में हुआ, 1919 में, 1918 में या 1914 में? तो इसका राइट आंसर है 1919 राइट आंसर, जब सहकारिता प्रांतीय सरकारों की यानी प्रांतीय सरकारों की यानी कहिए कि राज्य की सरकारों द्वारा हस्तांतरण योग्य बना लिया गया, यानी उसको अपने अंदर में शामिल करके उसको आप बेहतर बनाने का प्रयास किया। वही प्रश्न पुनः है, तो इसलिए यहाँ भी वही आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? फिर से ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी पहले भी हमने देखा है और यहाँ भी आया हुआ है, तो चलिए इसको फिर से एक बार याद है तो ठीक, नहीं तो चलिए मैं बता दूंगा इसका आंसर। इसका आंसर 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? व्यापारियों के लिए। किसके लिए? व्यापारियों के लिए। किसके लिए? व्यापारियों के लिए कौन सा खाता होता है? स्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा या आवर्ती जमा?
ठीक है। तो जमा के 4 प्रारूप यहाँ दिए गए हैं और इनमें से कौन सा पूछ रहा है। तो आप कभी सुने होंगे कि करेंट अकाउंट, आपने सुना होगा करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। जैसे हम लोग आप लोग हैं तो हम लोग का अकाउंट जो खुलता है बैंक में वो कैसा खुलता है, उसे कहते हैं सेविंग। हम लोग का सेविंग अकाउंट रहता है। मगर बड़े व्यापारी का कैसा रहता है, तो उसके खाता को बोलते हैं चालू खाता या करेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो व्यापारियों से जैसी बात आई, उनका खाता तो चालू खाता यानी करेंट। ऐसे ही व्यापारी लोग बहुत चालू होता है, तभी तो व्यापार उनका फलता बोलता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, यानी मौद्रिक नीति यानी मुद्रा से रिलेटेड नियमों का निर्धारण कौन करता है। मुद्रा को लेकर डिसीजन मेकिंग कौन सी संस्था करती है। क्या वित्त मंत्रालय करता है, राज्य सरकार करता है, या भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या वित्त आयोग करता है। तो मुद्रा से रिलेटेड निर्णय, क्योंकि मुद्रा को ऑपरेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था रिजर्व बैंक है, इसीलिए मुद्रा से रिलेटेड जो भी बड़े निर्णय लेने की बात आएगी तो वो आरबीआई ही करेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। कौन है जो पूंजी बाजार का अंग है। प्रतिभूति बाजार यानी एक तरह से प्रतिभूति मतलब कहिए कि शेयर मार्केट, ठीक है, या औद्योगिक बाजार, या विकास वृत्त संस्था, विकास वृत्त संस्था, या इनमें से सभी। क्वेश्चन को आप दो बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आए फिर से कि पूंजी बाजार का अंग कौन सा है। प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, या विकास वृत्त संस्था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी जो है पूंजी बाजार के यानी कैपिटलिस्ट कहिए या पूंजी के तौर पे कहिए, ये मजबूत स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी क्योंकि प्रतिभूति बाजार यानी शेयर मार्केट, औद्योगिक बाजार, तो ये सब पूंजी बाजार का ही अंग है, ठीक है। आगे व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, यानी व्यापारिक बैंक का जो है एक मतलब एक एजेंसी, एक संस्था के तौर पे क्या कार्य है। क्या वो बैंक व्यापारिक बैंक है, उसका कार्य है ऋण देना, प्रतिभूतियों का यानी शेयर का क्रय विक्रय करना, लॉकर की सुविधा प्रदान करना, जमा स्वीकार करना। तो व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है। व्यापारिक बैंक का है एजेंसी के तौर पे अगर देखा जाए तो एजेंसी कार्य क्या है। एजेंसी जब वर्ड लगा हो रहेगा तब पूछा जा रहा है कार्य क्या है, तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना यानी शेयर का खरीद और बिक्री करना, एजेंसी कार्य पूछा जाएगा तब। सहकारिता का मूल तत्व क्या है। सहकारिता का मूल तत्व यानी उसकी मूल विशेषता क्या है। मूल तत्व का कहने का तात्पर्य है आपसी सहयोग, जी हाँ। स्वैच्छिक सदस्यता, जी अपनी इच्छा से सदस्य बनी है, सही है। जनतांत्रिक संरचना यानी जनतांत्रिक संरचना मतलब जनता द्वारा ही से चलाया जाना। तो इनमें से सभी इसका सबसे बेस्ट आंसर है और यही हम लगाएंगे अभी। अंतिम के 3 प्रश्न, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई। पंजाब नेशनल बैंक क्या सबसे बना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, या इंडियन बैंक। तो ये थोड़ा सा डिप में क्वेश्चन है जो कि मैं आपको कहूंगा कि डायरेक्ट आप याद करें कि सबसे पुरानी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप सबका डेट ढूंढ करके डेट वाइज भी आप इसको देख सकते हैं। भूमि विकास बैंक का सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी भूमि विकास बैंक को स्टार्टिंग में किस नाम से जाना जाता था। 4 नाम है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधन बैंक, या नबार्ड। तो भूमि विकास बैंक को भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता था। भूमि विकास बैंक को भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता था। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई। सूक्ष्म वित्तीय संस्था यानी छोटे स्तर पर कहिए कि वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था, यानी ऐसी संस्था जो कुछ पैसे मतलब उपलब्ध कराएगी, ऐसे इस स्तर पे जो संस्था है। छोटे स्तर की जो धनराशि को कहिए कि उपलब्ध कराने का जो आइडिया है, ये शुरुआत किस देश से होगा, ठीक है। स्मॉल यानी छोटे, उसी को सूक्ष्म यहाँ पे वर्ड बोला गया। क्या भारत में चालू हुआ, चीन में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, या म्यांमार में। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। तो जी हाँ, ये हमारा 33 क्वेश्चन का सीरीज ये पूरा हुआ। आशा है आपने अच्छे से पढ़ा होगा
और इसको दोबारा आप रिवीजन भी करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, लाइक करने में कोई पैसा तो लगता है नहीं, तो आपसे उम्मीद है कि लाइक आप अवश्य करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। आप भी पढ़ें, दूसरे को भी पढ़ाएं, आप भी पढ़ें, दूसरे को भी पढ़ाएं। एजुकेशन पथ आपके साथ सदा है और भी रहेगा। जय हिंद।